जैसे राहुल गांधी के भीतर किसी भी तरह का विवाद है, सच है, एक अपनी बात कहनी है, 20,000 किलोमीटर चले, चंद्रशेखर भी विवाद है, डर। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर आज़ाद क्या भूमिका भविष्य में निभा सकते हैं? आने वाले समय में उनकी भूमिका होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। बिल्कुल। ये बड़ा बयान पप्पू यादव दे रहे हैं। बिल्कुल होगी। आपने शेख हसीना को लेकर बात कही कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं देश के मुसलमानों से तो नफरत करते हैं, लेकिन जो शेख हसीना है उससे मोहब्बत करते हैं। नहीं, साजिश के पीछे कौन कौन लोग हैं, इसमें है क्या मामला, इसको तो दिखना ही चाहिए, क्योंकि जब वो गोल्ड मेडल लेके आती तो वो बोलती, तो कुछ लोगों को उनके बोलने का ये समझ में नहीं। तो क्या लगता है कौन इसके पीछे हो सकता है? कुछ तो है। देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। देश वार्ता के खास कार्यक्रम राजनीतिक वार्ता में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जब वो 1990 में पहली बार विधायक बने तो अपने दम पर बने, और आज 34 साल बाद वो सांसद हैं तो अपने दम पर हैं। जब वो एक बयान देते हैं तो देश की राजनीति में भूचाल आ जाता है। जी हाँ, हमारे साथ हैं देश के लोकप्रिय नेता और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी एक बार विधायक और अब छठी बार सांसद हैं। पप्पू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका देश वार्ता में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम। पप्पू जी, सबसे पहला सवाल, आखिर क्या राज है, क्या मूल मंत्र है? क्या आप निर्दलीय जीत जाते हैं? सेवा, मदद, इंसानियत, लोगों के साथ इमोशनल अटैचमेंट, फीलिंग, एक अच्छा रिश्ता, नियत नीत दोनों साफ, सिर्फ गरीबों की मदद, न जात न धर्म न मजहब, हर आदमी के लिए न्याय, 22 घंटा 21 घंटा लोगों के बीच, लोगों के लिए, और हर ज़रूरत, हर लोगों की आवाज़ को समय पर रखना, संघर्ष करना, लोगों को परिवार की दृष्टि से देखना और वो वापस न जाए। तो सिर्फ सुचित्रता, एक सच्चाई के रास्ते चलकर, राजनीति का मतलब ही होता है जन सेवा, मदद, इसलिए उस पर कोई बहस नहीं है। और वो जब तक जिंदा है तब तक गरीब और आम आदमी के आंसू, उसकी जस्टिस, आम आदमी की न्याय और गलत व्यवस्था को मिटाना, ये मेरा संकल्प। पप्पू जी, 1990 से लेकर आज 2024 है, कैसा रहा सफ़र? कहाँ कितने बदलाव देखते हैं अपने व्यक्तिगत, और कितना संघर्ष भरा सफ़र ये आपका रहा? नहीं, संघर्ष तो जब आप अकेला चलिएगा और विपरीत रास्ते पे चलिएगा, सिस्टम के खिलाफ चलिएगा, किसी सरकार के खिलाफ रहिएगा, तो आपको बहुत सारे संकटें आएंगी, कठिनाइयाँ होंगी। कौन बचता है, कौन बचा? आप उठा के देखिए ना, जब आप एक आवाज़ बनिएगा तो कोई नहीं बचता। आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा, ईमानदार प्रयास के साथ चलना पड़ेगा, सेल्फ रेस्पेक्ट के को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और जब आप व्यक्ति लोकतंत्र विचारों के प्रति बिल्कुल ईमानदार रहिएगा तो फिर कठिनाई तो आएगी। कठिनाई तो शिव, नानक, कबीर, बुद्ध सबको आए। सच्चाई के रास्ते जो भी चलेंगे और आम आदमी की बात जो भी करेंगे और सेवा और मदद की बात जो भी करेंगे, उनको जीवन में कठिनाई आएगी, परेशानी आएगी, अनंत आएगी। अगर हम मौजूदा हालातों पे बात करें, आपने शेख हसीना को लेकर बात कही कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं देश के मुसलमानों से तो नफरत करते हैं, लेकिन जो शेख हसीना है उससे मोहब्बत करते हैं। नहीं, वही बात मैंने कही कि यहाँ देश मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई आपके लिए नफरत के कारण बन जाते हैं, ST SC नफरत के कारण बन जाते हैं, और लोग और बांग्लादेश शेख हसीना से इतना मोहब्बत क्यों? वो भारत के दोस्त हो सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि भारत के किस व्यवहार के, किस कारणों से हम किसी भी देश के इंटरनल पॉलिसी, उसके जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करें, अनादर न करें, चाहे वो भारत हो चाहे कोई भी मुल्क। जनता सर्वप्रथम होता है, सर्वोपरि होता है, व्यक्ति नहीं होता है। और हम पहले से ही नेपाल, वियतनाम, श्रीलंका, पाकिस्तान, सारा दोस्त हमने रिश्ते खराब कर चुके हैं। चाइना के दोनों हाथ में लड्डू है। अमेरिका गिद्ध दृष्टि बनाए हुए बांग्लादेश की ज़मीन को कब्जा करने के लिए। यूनुस जी बहुत अच्छे इंसान हैं, जिसने एक आर्थिक रिवोल्यूशन लाया, और आज जो इकोनॉमी है भारत से अच्छी इकोनॉमी है बांग्लादेश की। तो वहाँ इस तरह का विद्रोह मेरे आरक्षण या किसी इकोनॉमी के चलते तो विद्रोह हुआ नहीं है। कोई ना कोई उसमें इंटरनल मामला है या कोई बाहरी ताकत इस विद्रोह को, भारत
से बांग्लादेश के रिश्ते को ख़त्म करने के लिए किया। अन्यथा मैं नहीं मानता कि बांग्लादेश में इस तरह के हालात होंगे, ये परिस्थितियाँ पैदा होगी। जो अल्पसंख्यक लोग हैं वहाँ उस पर वो करोड़ों अरबों रुपया उसके डूब जाएंगे। वो उसकी परिस्थिति बिल्कुल इस हालात में पहुंच जाएगी। मेरी सरकार मौन रहेगी। आखिर क्या कारण है इस रिश्ते को? ये आप हिंदूवादी पार्टी भी कहते हैं, चीज़ें कहते हैं, और जब हमारे देश के लोग संकट में होते हैं, उसकी व्यक्तिगत जीवन से लेके पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक चीज़ें, उस पर आप बोलते तक नहीं, जवाब नहीं देते हैं। तो ये क्या है और ऐसी परिस्थिति आई क्यों? वहाँ तो या तो जमात के लोग हैं या नहीं तो फिर अमेरिका का इंटरफेरेंस है। तो हालात अच्छे नहीं हैं। तो विनेश फोगाट को लेकर जिस तरीके से वो पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई हो गई और अब उनको क्या मेडल मिलना चाहिए या नहीं, आपका क्या मानना है? बिल्कुल बहुत गलत है। इसके लिए हमारे लोग आखिर मैनेजर और कोच कर क्या रहे थे? सब कुछ पहले से तय है कि ओलंपिक में जाना है। हमारी एज, हमारी उम्र के क्या कहते हैं, वेट कितना होगा, हमको कैसे जीना है, कैसे रहना है, कितना खाना है, सब कुछ ट्रेनर के द्वारा, सब कुछ गाइडलाइन ओलंपिक के द्वारा तय होती है। फिर 100 ग्राम जबकि हम 2 बार क्वालिफाइड हुए, हमने गौरवान्वित किया भारत को, हमें मेडल मिली। फिर ऐसी क्या हो गई जब रात भर चलने के बावजूद कौन सी ऐसी बात आ गई कि सुबह में हमारा 100 ग्राम वजन बढ़ गया जबकि 1.5 घंटा बाकी था। इसलिए इस साजिश के पीछे कौन कौन लोग हैं, इसमें है क्या मामला, इसको तो दिखना ही चाहिए। क्योंकि जब वो गोल्ड मेडल लेके आती तो वो बोलती, तो कुछ लोगों को उनके बोलने का ये समझ में नहीं। तो क्या लगता है कौन इसके पीछे हो सकता है? कुछ तो है। अभी हम एक और वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर हम बात करें तो उसमें कई बदलाव हो रहे हैं। तो पप्पू यादव जी क्या सोचते हैं कि क्या करने की मंशा सरकार क्या है? आप एक बात बताइए, सरकार की नीयत कभी भी साफ नहीं है। जब इतने बड़े अभी ST/SC के आरक्षण का क्रीमी लेयर का मामला आया, पहले भी OBC का मामला था तो आप उस पर चुप हो गए। MSP का मामला चुप हो जाते हैं, नीट्स का मामला चुप हो जाते हैं, जाति जनगणना का मामला चुप हो जाते हैं, क्वेश्चन पेपर का मामला चुप हो जाते हैं, 67% आरक्षण के मामले चुप हो जाते हैं। और फिर सच्चर कमेटी की बात करें, सच्चर कमेटी में तो ST/SC के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सभी तरह के मुद्दे उठाए गए, सभी तरह के मुद्दे उठाए गए। तो क्यों? उसकी आर्थिक तरक्की, उसकी जस्टिस, OBC का, अत्यंत पिछड़े का, माइनॉरिटीज़ की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार को उठाया गया है। तो उसमें आप जिस तरीके की बात करते हैं, हम पहले कहते हैं कि मैं मुसलमानों की महिलाओं और बच्चों को भी, आप पहले समझिए हिंदू एक्ट में जो पारिवारिक ज़मीन का बंटवारा है भाई बहन के बीच या परिवार के बीच, वो बिल्कुल अलग है। मुसलमानों के एक्ट में जो अलग है, सिखिज्म अलग है। तो भैया आप किसी के विचार, किसी के धर्मों में हमेशा दखल देते रहना, जब जब चुनाव आता है तो आप उस सेंटीमेंट के साथ खेलते हैं। हिंदू मुसलमान करने आपका, हिंदू मुसलमान के प्रति इतनी दिलचस्पी तो सारा बजट ये कम कर दिया। AMU में पैसा नहीं देते हैं, स्कॉलर बंद कर देते हैं, मदरसा में 2 करोड़ रुपया मात्र दी। तो ये जो परिस्थितियां हैं आप इसको समझने का प्रयास करिए कि ये लोग किसी के हित की बात नहीं करते, हमेशा सियासत और सत्ता और राजनीति करते हैं। तो गलत है ना। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड में बदलाव को लेकर कहा था कि ये एक सबूत है कि ये जो वर्तमान सरकार है, PM मोदी है, मुसलमानों से नफरत करता है। बात नहीं, एक सवाल नहीं है ना, पाकिस्तान, लव जिहाद, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जी अगर हम थोड़ा बिहार को CA, आप कुछों को देखिएगा तो इनका एक ही चीज़ रहता है, एक ही गोलबंदी, हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरा राजनीति ही नहीं है BJP की। अच्छा, आपने संसद में मुद्दा उठाया एयरपोर्ट का। आपने कहा देश भर में 130-140 एयरपोर्ट हैं और अगर हम अमेरिका को बात करें तो अमेरिका में 5000 से ज़्यादा हैं और चाइना की पड़ोसी मुल्क की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 500 है। तो क्या लगता है इन चीज़ों को देखते हुए देश कितने पीछे है? बहुत पीछे। क्या है, 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज देते हैं, 90% लोगों के पास ज़मीन नहीं है, मजदूरी करते हैं, लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, कहाँ से प्लेन पर चलेगा इकोनॉमी? आप जब भी कोई पर्व होता है, कुछ भी होता है, कोई बड़ी घटना घटती है हिंदुस्तान में, तब प्लेन का भाड़ा 70-80 हज़ार हो जाता है। जब पर्व आएगा तो 30,000, 40,000, 50,000 हो जाएगा। जब शादी आएगा तो कहाँ से मजदूर चढ़ पाएगा भाई? आप जो बात करते हैं लंबी लंबी बड़ी बड़ी, कौन 18,000, 20,000, 25,000, 30,000 का, वो तो बहुत मुश्किल से
बाहर मजदूरी कमाने जाता है। हालात आप देखिए, आप GMR के जितने बजे आप बड़े बड़े एयरपोर्ट पर जाइए, 160 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया समोसा, और चीज़ को छोड़ दीजिए, बर्गर उर्गर कितना खर्चा होता है। तो हालात अच्छे नहीं हैं, ये सही नहीं है। अगर इस पर कोई देखने वाला नहीं, इंक्वायरी करने वाला नहीं। आखिर कारण क्या? हमने यही कहा कि कारण बताओ ना, कारण क्या कि टिकट का दाम बढ़ जाता है। कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट, लीवर की जो बीमारी है वो बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन जो उसको आप मिनिमाइज़ करिए, 4,000-5,000 रुपये टिकट करिए। बाहर जो एग्ज़ाम देने बच्चे जाते हैं उसको करिए, स्लैब को आप देखिए, अधिक से अधिक एयरपोर्ट बनाइए। जो छोटा दिवालिया हो गया उसको दे करके प्लेन को बढ़ाइए। तो यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर हम थोड़ा बिहार के लेकर बात करें, नीतीश कुमार ने हाल ही में कहा था कि एनडीए के साथ मिलकर हम 220 से ज़्यादा सीटें लाएंगे और 2010 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। चलिए, अच्छी क्या लगता है कितना दम? इन सब चीज़ों में नहीं जाऊँगा। बिहार में मैं नीतीश कुमार जी को रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नीतीश कुमार जी की है 40 साल की जो राजनीति करने वाले लोग हैं उसकी समाप्त हुई है। अच्छा, अगर हम आपके व्यक्तिगत की बात करें, चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से जीत कर आए हैं, आपने दोनों ने मिलकर चुनाव भी 2020 का लड़ा था। तो एक व्यक्तिगत सवाल, चंद्रशेखर आज़ाद के कैसे आपके रिश्ते हैं? नहीं, अच्छे रिश्ते हैं, व्यक्तिगत रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ता है, वो भविष्य वो अच्छा। क्या लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? जैसे राहुल गांधी के भीतर किसी भी तरह का विवाद है, सच है, एक अपनी बात कहने 20,000 किलोमीटर चलने, चंद्रशेखर भी विवाद है, डर ठीक है, अभी समय लगेगा, परिपक्व, बहुत लंबे संघर्ष की जरूरत पड़ेगी। समाज बटा हुआ है, लेकिन दलित समाज में इतना विवाद, इतना निडर, इतना सच बोलने वाले कम लोग होते हैं। कभी मायावती जी थी जिसको डर नहीं था, लेकिन जब वो समझौता और इकोनॉमी की तरफ बढ़ी तो वो दिक्कत हो गया। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर आज़ाद क्या भूमिका भविष्य में निभा सकते हैं? आने वाले समय में उनकी भूमिका होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। बिल्कुल। ये बड़ा बयान पप्पू यादव दे रहे हैं। बिल्कुल होगी। और अगर हम बिहार पे अगर हम फिर बात करें तो वहाँ पे प्रशांत किशोर भी आजकल बड़े चर्चा में है, सबको अपना अपना, और जन स्वराज को कह रहे हैं कि पीछे से बैकअप बहुत सारी चीजें हैं। वो कहते हैं हम 70 मुसलमान को देंगे, 100-150 OBC को देंगे, दलित को देंगे, ब्राह्मण को कैठो देंगे, राजपूत भूमिहार कैठो देंगे, नहीं बोलते। मुख्यमंत्री कौन होगा नहीं बोलते हैं। क्या करिएगा? सब मुखिया सरपंच को कहते हैं हम आपको MLA बना देंगे, MP बना देंगे, पैसा हम लगाएंगे, मुख्यमंत्री PM हम ही बनाते हैं, तो MLA क्यों नहीं बनाएंगे? तो जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं वो सब एक ही प्लेटफॉर्म खोजने लगते हैं, भाई चलो पैसा मिल ही रहा है, सब मिल ही रहा है। अच्छा, अगर जिस तरीके से आप संसद में लगातार आपने रीनीट का मुद्दा उठाया था, रीनीट को लेके अब जांच में आया कि कोई धांधली हुई नहीं है, तो अब होगा नहीं, मतलब रीनीट नहीं बोला गया है कि हाँ कुछ पेपर लिख आउट हुए, कुछ जगह ऐसा नहीं है, कुछ जगह की बात नहीं है। सनाइट एक ही जगह, ना भात एक ही से पता चलता है, ना भात की हंडी पक गई। अब तो सर्वोच्च न्यायालय क्या सोचती है कैसे, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, कल की अगर मैं बात करूँ तो कल लगातार एग्जामिनेशन का ये होना ये सही नहीं है, ये सही नहीं। पेपर क्वेश्चन नहीं है, आम आदमी और मिडिल क्लास के बच्चों के लिए सही नहीं है। अच्छा, किस तरीके से देख रहे हैं पिछले 7 सालों में 70 से ज्यादा पेपर लीक हो जाते हैं, क्या व्यवस्था है? वही बात नहीं, 70 नहीं जाता। मैंने वही कहा ना कि आम बच्चे क्या करेंगे, जिसके पास पैसे नहीं है वो तो पढ़ के क्या करेगा? नौकरी है ही नहीं, उससे भी प्राइवेटाइजेशन हो गया, आरक्षण वहाँ है नहीं, नौकरी है नहीं। अग्निवीर को देख लीजिए क्या स्थिति है, सारी सरकारी नौकरी खत्म हो गई। ऑनलाइन जब से चीज़ें बनी है तब तक और भी चीज़ें खत्म हो रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बच्चे आने वाले पीढ़ी डिप्रेस हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी को इस बार बहुमत नहीं मिली, तोड़ मरोड़ वाली सरकार है, क्या लगता है 5 साल चल पाएगी है एनडीए की सरकार? देखिए, हम भविष्य वक्ता नहीं है, लेकिन इंटरनल आंतरिक लड़ाई से, आंतरिक ही उलझे हुए हैं, आंतरिक चीज़ों से ये खत्म हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू जी, आपको हमें वक्त देने के लिए। हमारे साथ थे पप्पू यादव, जो आजकल संसद में बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे हैं और आजकल आप उनको देख ही रहे होंगे। हमारे साथ जुड़े हुए थे देशवार्ता में। फिलहाल देशवार्ता में अज़हान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।